राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए आर्टिकल को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि पब्लिश हुआ है फर्स्ट पोस्ट में। यहाँ पर इस्लामिक नेटो जो कि रिसेंटली पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के बीच में गठित हुआ है। एक्चुअली इसे मक्का डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है, लेकिन इसे कुछ लोग इस्लामिक नेटो के नाम से भी जान रहे हैं। इसके काउंटर करने के लिए एक नई प्रक्रिया और एक नई व्यवस्था को लेकर इसमें अच्छे सुझाव दिए गए हैं। और बड़ी बात यह कि ये वही सारे सुझाव हैं जिनको लेकर हम लोग पास्ट में अलग अलग संदर्भों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है, किस तरह का है ये आर्टिकल। मैं आपको सारी कुछ चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। इसमें कंडीशंस बिल्कुल नेटो के आर्टिकल 5 की तरह ही देखने के लिए मिलती है। जो फिलहाल बताया जा रहा है उनके अनुसार ये है कि अगर किसी एक देश पर अटैक होता है तो मानो ये सभी देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा और उसके बाद तीनों ही देश मिलकर किसी बड़ी कार्रवाई को करेंगे। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए ये मिलता है कि इस संगठन के ऑफिशियली फॉर्म होने के 48 घंटों के अंदर ही ईरान के द्वारा अटैक किया गया सऊदी अरेबिया के ऊपर। एक्चुअली ईरान के कुछ प्रॉक्सीज जो कि यमन में है उनके द्वारा मिसाइलों से, ड्रोन से अटैक किया जाता है, लेकिन इसको लेकर कोई चर्चाएं नहीं होती और किसी प्रकार से ये संगठन इन एनिमीज के खिलाफ एक्टिव नहीं होते। तो अल्टीमेटली इसका टेस्ट तो हो चुका है कि देखिए ये निरर्थक है, इसमें किसी प्रकार का कोई रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये भविष्य को देखकर बनाया गया है, इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति हो सकती है और स्पेशली ये भारत और इजराइल जैसे देशों के लिए फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। एक थ्योरी को लेकर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि कुछ इस तरह की चीजें बताई जा रही है कि देखिए ये ओरिजिनल नेटो का ही एक प्रॉक्सी संगठन माना जा सकता है। भविष्य में इसी संगठन के माध्यम से भारत जैसे देश को काउंटर करने के लिए, दबाने के लिए, महत्वाकांक्षाओं को कुचलने के लिए, पाकिस्तान का इस्तेमाल करने के लिए ये संगठन फॉर्म किया गया है, जहां पर सऊदी अरेबिया के माध्यम से वित्त पोषण किया जाएगा, टर्की के माध्यम से टेक्नोलॉजी दी जाएगी और जो वास्तविक युद्ध है वो पाकिस्तान की फोर्सेस भारत के खिलाफ लड़ पाएगी। लेकिन फर्स्ट पोस्ट के इस आर्टिकल में इसके काउंटर के रूप में एक क्वाड संगठन का जिक्र किया गया है। इस क्वाड संगठन के अगर आप सदस्यों की बात करें तो इसमें भारत, इजराइल, यूएई और जापान होगा। जी हाँ, अब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग इन्हीं सब देशों के आपस में जुड़े हुए साझा इंटरेस्ट और जो साझा तौर पर चैलेंजेस है इनको लेकर डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने इस्लामिक नेटो की कुछ खामियों के बारे में बताया और वो ये था कि देखिए इन्होंने खुद ने स्पष्ट कर दिया है कि इनका कोई भी कॉमन एनिमी नहीं है। ये संगठन किसी एक देश या एक समूह के खिलाफ नहीं तैयार किया गया है। और अगर हम लोग डिटेल में जाना चाहें तो जो तीनों ही देश इस संगठन में शामिल है इनके चैलेंजेस अलग अलग है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो देखिए पाकिस्तान के सामने भारत एक बड़ा चैलेंज है, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी और उसकी आर्थिक अस्थिरता। ये कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स है मेन जिससे पाकिस्तान इस समय जूझ रहा है। अगर वहीं पर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के सामने लगातार मिसाइलों और ड्रोन से होने वाले अटैक्स ये बड़ी प्रॉब्लम बने हुए हैं। फिर ईरान की साइड से हो या फिर ईरान की ही प्रॉक्सीज हुतियों की तरफ से अटैक वगैरह किए जा रहे हो यमन से, ये उसके लिए चैलेंज है। फ्यूचर में आर्थिक चैलेंजेस भी उसके सामने आ सकते हैं जब रिन्यूएबल एनर्जी बड़े स्केल पर इस्तेमाल की जानी शुरू होगी। इसके साथ साथ हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया कोई डेमोक्रेटिक देश नहीं है, वहां पर एक्चुअली तानाशाही ही चलती है। मोहम्मद बिन सलमान कितने भी प्रोग्रेसिव क्यों ना हो लेकिन वो माने जाएंगे अल्टीमेटली एक डिक्टेटर। तो वहां पर उनके किंगडम को बचाए रखना, आंतरिक कलह ना हो, किसी प्रकार का कोई रिवॉल्ट ना हो और अगर होता है तो प्रॉपर इसे रोका जाए, किंगडम को बचाया जाए, ये सारे उनके सामने चैलेंजेस है। और अगर एनिमीज की भी बात की जाए तो वही यमन में हुती वगैरह, इधर ईरान हो गया जो कि शिया देश है। साथ ही अगर टर्की की बात की जाए तो टर्की के सामने भी अलग टाइप के चैलेंजेस है। एक तो भूमध्य सागर की सुरक्षा, ये उसके लिए एक अलग चैलेंज बना हुआ है। इसके अलावा कुर्दिस्तान, कुर्द लोगों का प्रॉब्लम जो कि सीरिया के कुछ हिस्से, इराक के कुछ हिस्से और स्वयं टर्की के कुछ हिस्से, इन सभी को मिला जुलाकर एक कुर्दिस्तान नामक देश बनाना चाहते हैं। तो ये जो उग्रवादी संगठन है कुर्दिश लोगों का, ये सबसे बड़ा चैलेंज टर्की के सामने बना बैठा है। साथ ही भविष्य में इनके सामने इजराइल का भी एक नया चैलेंज आ सकता है। हो सकता है कि ईरान के बाद टर्की के सामने इजराइल का फ्रंट खुल जाए। तो कुल मिलाकर तीनों देशों की जो चैलेंजेस हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिले वो बिल्कुल अलग अलग है। तो किसी प्रकार से कोई सामंजस्य यहाँ पर बैठता ही नहीं है।
हैं। जबकि अगर बात की जाए नए क्वाड समूह की, जो कि इस इस्लामिक नेटो का काउंटर बन सकता है, तो इसमें इजराइल हो सकता है, भारत हो सकता है, यूएई और जापान हो सकता है। तीनों ही देश मिलिट्री से हटकर एक बड़े स्केल पर काम कर सकते हैं। जिसमें अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीजों को देखें तो देखिए, इजराइल के पास डिफेंस को लेकर अच्छी खासी टेक्नोलॉजीज उपलब्ध है। नए प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, इसके अलावा ड्रोन वॉरफेयर, काउंटर ड्रोन वॉरफेयर, इन सभी में वो माहिर है। कुल मिलाकर डिफेंस के सेक्टर में इजराइल बहुत बड़ा नाम माना जाता है। भारत जैसे बड़े देश के लिए भी एक बड़ा एक्सपोर्टर बना बैठा है इस समय डिफेंस के क्षेत्र में। वहीं पर अगर बात की जाए यूएई की, तो यूएई के पास इस समय पैसे की कोई कमी नहीं है, ना ही एनर्जी सोर्सेस की कमी है। इसके साथ साथ उसके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी भरपूर साधन है। उसके पास जो अलग अलग पोर्ट्स वगैरह हैं, ये साउथ एशिया, वेस्टर्न एशिया और साथ ही अफ्रीका के बीच में एक सेतु का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं इन चारों ही देशों के, यानी इजराइल, इंडिया, यूएई और जापान, इन सभी को ये पूरा कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए जापान की, तो जापान टेक्नोलॉजी किंग माना जाता है। बहुत ज्यादा उसने डिफेंस के सेक्टर में भी किया तो नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाहे, और वो इन फ्यूचर जरूर करेगा, क्योंकि अमेरिका को लेकर भी मैं आपको सारी कुछ चीजें बता चुका हूँ। जापान अब ज्यादा विश्वास अमेरिका के ऊपर नहीं करेगा और उसे आत्मनिर्भर इस फील्ड में होना ही होगा। तो जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कुछ आगे कर सकता है। वहीं बात अगर की जाए भारत की, तो भारत की स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो, डिफेंस के सेक्टर में टेक्नोलॉजी हो, इवन भारत के पास जो बड़ी सैन्य क्षमता है और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग की जो असीमित पावर है, इसका इस्तेमाल करके ये चारों ही देश जो कि क्वाड समूह में आ सकते हैं, ये एक बढ़िया इकोसिस्टम बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली इस आर्टिकल का मोरल यहाँ पर ये दिखाई देता है कि ये नेटो पूरी तरह से डिफेंस के सेक्टर के ऊपर निर्भर करता है, सुरक्षा को ध्यान में रखता है कि भैया एक के ऊपर अगर अटैक हुआ तो सारे मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो वहीं पर नए क्वाड को लेकर ये बताया जा रहा है कि देखिए, इसमें ऐसा कुछ प्रावधान तो नहीं होगा कि एक के ऊपर अटैक यानी बाकियों के ऊपर अटैक माना जाएगा, लेकिन इतने सारे सेक्टर्स और इतने सारे कॉमन इंटरेस्ट हैं इन चारों ही देशों के, और ये चारों ही देश ईच अदर एक दूसरे को इस स्केल पर मदद कर सकते हैं कि आप आसानी से इस नए क्वाड के जरिए नए इस्लामिक नेटो को काउंटर कर सकते हैं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सदस्यों की हम संख्या भी बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने इंडिया, इजराइल, जापान और यूएई को तो इसमें देखा, लेकिन क्या हम लोग इसमें इन फ्यूचर ग्रीस को देख सकते हैं, साइप्रस को देख सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देखिए, कॉमन इंटरेस्ट के क्षेत्र में हमें इस तरह के और भी देश मिल सकते हैं। इवन अर्मेनिया को भी आप यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे अर्मेनिया इसमें संभावित तौर पर जरूर होता, लेकिन इसराइल के साथ चूंकि उसके संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि इसराइल अजरबैजान को काफी ज्यादा सहयोग करता है, उसके साथ अच्छे संबंध रखता है, क्योंकि अजरबैजान ईरान का पड़ोसी है और ईरान के ऊपर ताकझाक करने, ईरान के ऊपर अटैक वगैरह करने के लिए अजरबैजान की मदद उसे चाहिए होती है। इस वजह से इसराइल और अर्मेनिया के बीच में संबंध सही नहीं रहते। लेकिन मान लीजिए कि ये भी भविष्य में सॉर्ट आउट हो जाती है प्रॉब्लम्स, तो हमारे पास सदस्यों की संख्या और बढ़ सकती है, जिनके बिल्कुल समान तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं, जिससे कि हम लोग इस क्वाड संगठन को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बाकी आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।